हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम फिर से बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 1 के बारे में। यूनिट नंबर 1 तक की वीडियोज में ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ और यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 1 जो हमारे पास क्या था, इनकम फ्रॉम सैलरीज, उसके भी कुछ कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स में। उम्मीद है आप लोग हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को सीरीज वाइज ही कवर कर रहे हो। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट जहां पे हम बात कर रहे थे इनकम फ्रॉम सैलरीज के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि सैलरीज में कौन कौन सी चीजें और ज्यादा इंक्लूड की जाती हैं सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, वेजेस को स्टडी करने वाले हैं कि वेजेस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। तो एक एक करके समझते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक ये रहने वाला है कि सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग सैलरी में और कौन सी चीजें आएंगी और वेजेस में वेजेस क्या होता है और वेजेस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। तो पहले समझते हैं सैलरी, परक्विजाइट एंड प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। जो परक्विजाइट है इसका मतलब होता है कि जो अलग अलग अदर फैसिलिटीज मिलती हैं एम्प्लॉय को, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो भी इस सेक्शन 17 के अंदर हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो फ्रॉम इनकम टैक्स रीजंस द टर्म सैलरी हैज अ फार ब्रॉडर डेफिनेशन देन टिपिकली द केस। मतलब जब हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी में सिर्फ वो पॉइंट नहीं आता कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस इंक्लूड किया जा रहा है, फिर आपके अकाउंट में कितनी पेमेंट आ रही है एम्प्लॉयर की तरफ से। सैलरी में और भी अदर बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं जो हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है, तो वो इसमें आएगा। ठीक है, और अदर अलाउंसेस अगर आपको मिल रहे हैं तो वो भी इसके अंदर आएंगे। तो वो सब हम कहीं ना कहीं देखते हुए चलते हैं, सिर्फ हम सैलरी को ही कवर नहीं करते। तो वही चीज यहाँ पे है कि सैलरी का मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। सिर्फ सैलरी का मतलब वो नहीं कि जो आपको मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, इसमें मॉनेटरी वैल्यू तो आएगी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जब हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ते हैं तो सैलरी रेफर्स टू बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। तो सैलरी में दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो भी आएंगे, यानी कि जो पैसा मिल रहा है आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से बैंक अकाउंट के अंदर, वो भी सैलरी का पार्ट बनेगा। दूसरा, जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है ना, वो भी इसका पार्ट बनते हैं, सच एज हाउसिंग। जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्सन ऐसा है, ठीक है, जिसको एम्प्लॉयर की तरफ से क्वार्टर मिला हुआ है, जैसे कि जनरली गवर्नमेंट सर्विसेज में मिलता है, प्राइवेट में भी मिलते हैं कि आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है, आपको क्वार्टर ऑफिस से प्रोवाइड हो गया है, तो भाई वो भी सैलरी में काउंट किया जाएगा। क्योंकि अगर आप वही क्वार्टर एक रेंट पे लेते तो आपको रेंट पे करना पड़ता, आपकी सैलरी से आपकी इनकम कम हो जाती है उस तरीके से। तो कहीं ना कहीं वो भी क्या है, एक स्पेशल अलाउंस है। इसके अलावा मेडिकल केयर जो मिलता है, यानी कि अगर आपको कुछ हो गया या फिर आपकी फैमिली में किसी को कोई दिक्कत आई, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो वो आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड हो रही है, तो वो भी सैलरी का पार्ट ही बनता है। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री लोन्स, जो हो सकता है कि आपको अगर आप बैंक से लेते तो आपको लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो आपको किसी भी स्पेशल फाइनेंशियल नीड के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट केस बनता है। एंड बोनसेस, ये सारी चीजें जो है ना, वो सैलरी के अलावा जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, सच एज बेस सैलरी, यानी कि बेस सैलरी तो कुछ हो गया, उसके ऊपर से कमीशन मिल रहा है, अलाउंसेस मिल रहे हैं एंड सो ऑन, कि सब कहीं ना कहीं सैलरी का पार्ट बनता है और सब पे इनकम टैक्स का लॉ जो है वो यहाँ पे लगाया जाता है। तो वो चीज हमें यहाँ पे स्टडी करी, क्योंकि अब तक जो हम स्टडी करते हैं ना सैलरी को, उसमें हमने मेन बात की थी मॉनेटरी बेनिफिट्स कि पैसे की फॉर्म में आपको क्या मिलता है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, लेकिन अब तक हमने अलाउंसेस की बात नहीं करी। लेकिन जब हम यहाँ पे सेक्शन 17 पढ़ रहे हैं तो हमें अदर अलाउंसेस को भी डिस्कस करते हुए चलना है कि सैलरी के अलावा जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, और वो किस किस तरीके से मिलते हैं, वो सब भी ना इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट बनता है। अब यहाँ पर देखो डेफिनेशन ऑफ सैलरी सेक्शन 17(1), यानी कि अगर हम सैलरी को थोड़ा और ब्रॉड में समझे तो सेक्शन 17(1) के अंदर हमें कुछ चीजें और समझने का मौका मिलेगा। देखते कौन कौन सी। पहला क्या है हमारे पास, वेजेस।
वेजेस भी इसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है। वैसे तो लोग जो है ना काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं सैलरी और वेजेस को लेके, और ये दोनों टर्म्स ऐसी हैं जो इंटरचेंज करके हम यूज़ करते रहते हैं, है ना। लोग जो है ना इसे सेम समझ लेते हैं सैलरी एंड वेजेस को। अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश करूँ तो सैलरी तो जनरली आपने देखा होगा एम्प्लॉइज को एक टाइम पीरियड के, एक टाइम इंटरवल के अंदर मिलती है, उसके बाद मिलती है। लेकिन जो वेजेस है ना, वेजेस आप एक ऐसा ही मान सकते हो कि अगर मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय को, किसी लेबर को एक पर्टिकुलर दिन के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बुलाया गया है, उसके बाद उसका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसको वेजेस मिल जाते हैं। लेकिन सैलरी एक तरह से आप ये मान सकते हो कि वो पर्सन जो है एक लंबे टाइम से एम्प्लॉय है, उसके बैंक अकाउंट में हर एक महीने की सैलरी वो ऐड ऑन होती रहती है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो सैलरी में ना सेक्शन 17(1) के अंदर अकॉर्डिंग वेजेस को भी देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, एनी एन्युटी और पेंशन, अगर कोई एन्युटी है या फिर पेंशन मिल रही है वो भी इसका पार्ट बनेगा। थर्ड, एनी ग्रेट्युइटी, वो भी इसका पार्ट बनेगा। फोर्थ, एनी फीस, कमीशन, ठीक है, प्रिक्विसाइट और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। इसका मतलब अगर कुछ अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कुछ फीस मिल रही है, कमीशन मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है, बोनसेस मिल रहे हैं, या फिर अदर कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं, वो सब भी सैलरी के अंदर हम काउंट करते हुए चलेंगे, तो वो भी सैलरी के अंदर काउंट की जाती है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एनी एडवांस ऑफ सैलरी, यानी कि अगर सैलरी मिली लेकिन एडवांस में, यानी कि अब तक हमने काम नहीं किया, हमने सैलरी पहले ले ली, काम बाद में करेंगे, तो एक तरह से ये क्या हो गई, एनी एडवांस ऑफ सैलरी, वो भी सैलरी का ही पार्ट बनेगा। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट में क्या आता है, एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम। अगर मान लेते हैं एक पर्सन को कोई लीव अवेल करनी थी, उसने लीव अवेल नहीं की, काम किया, उसके बदले उसे जो एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी वो भी इनकम टैक्स के अंदर से, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सैलरी का पार्ट बनेगी। इसको क्या बोलते हैं, लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट, यानी कि तुमने लीव के बदले कैश ले लिया काम करके, या फिर सैलरी ले ली। इसके बाद सेवंथ पार्ट क्या आता है, द पोर्शन ऑफ द एनुअल एक्रीशन इन एनी प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉई पार्टिसिपेटिंग इन रिकॉग्नाइज्ड पीएफ। इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कोई भी रिकॉग्नाइज्ड पीएफ है, ठीक है, उसके अंदर जो पैसा कटता है या फिर जो भी चार्जेस जाते हैं, जो भी अमाउंट जाता है एम्प्लॉयर की तरफ, वो भी सब जो है ना एक एक्सटेंड तक सैलरी के तौर पे इनकम टैक्स में हम काउंट करते हैं। क्योंकि सैलरी में हम सिर्फ वो काउंट नहीं करते कि भाई आपको बेसिक पे कितनी मिल रही है, ठीक है, या फिर आपके अकाउंट में कितना पैसा आने वाला है, वो चीज नहीं, जो अदर अलाउंसेस जो पहले डेट कर लिए गए हैं वो भी सैलरी का पार्ट यहाँ पे बनते हैं। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं जिनको हम सैलरी में इंक्लूड करते हुए चलते हैं। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अभी कुछ पॉइंट और हैं, जैसे अब 8th पार्ट देखो, ट्रांसफर्ड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज टैक्सेबल, यानी कि एक अमाउंट तक जो भी ट्रांसफर्ड बैलेंस है जो किसके अंदर जा रहा है, पीएफ के अंदर, वो भी टैक्सेबल इनकम में काउंट किया जाता है, ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं कि जो पीएफ है, ठीक है, वो अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं टैक्स एग्जम्पशन के अंदर आता है बाद में, लेकिन भाई जब हम टैक्सेबल इनकम की बात करते हैं या फिर जब हम टैक्स लॉस की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम उसे सैलरी का पार्ट मान के जरूर चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो 9th पार्ट आता है वो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कंट्रीब्यूशन कर रही है और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम, यानी कि या तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, हम सब जानते हैं जब एक पर्सन का पीएफ कटता है यानी कि सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है तो उसमें दो तरह के कंट्रीब्यूशन जाते हैं, एक तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्योंकि उसकी सैलरी काट दी, दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी कि एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन डालते हैं ताकि जब वो एक पर्सन रिटायर हो तो उसे लमसम अमाउंट में एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए, तो वो चीज यहाँ पे आती है। तो स्कीम रेफर टू सेक्शन 80 CCD, तो ये इस सेक्शन के अंदर आता है 80 CCD के अंदर, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये कहीं ना कहीं किसका पार्ट बनते हैं, सैलरी का पार्ट बनते हैं, और डेफिनेशन ऑफ सैलरी के अंदर हम इसे देखते हैं, वो भी किसके अंदर, सेक्शन 17(1), ठीक है। इसके अंदर हमारा पीएफ भी आता है, अदर अलाउंसेस भी आते हैं, सैलरी एडवांस भी आता है, लीव इनकैशमेंट भी आती है, और भी जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई सबके सब सैलरी का पार्ट बनते हैं सेक्शन 17(1) के अकॉर्डिंग। तो ये तो यहाँ पे बात खत्म होती है सैलरी की, सैलरी में अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखते हैं तो कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं।
अब समझते हैं वेजेस को कि वेजेस में कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे। तो टर्म वेजेस मींस फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट अर्न फ्रॉम वर्क और सर्विसेज, यानी कि अगर एक पर्सन कोई काम कर रहा है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको जो फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट मिल रही है उसको क्या बोलते हैं, वेजेस मिलते हैं। यानी कि बहुत से लोग हम बोलते हैं ना दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, यानी कि डेली काम किया, डेली अपने वेजेस ले गए, ठीक है, हर दिन काम कर रहे हैं, हर दिन वेजेस लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको हम एक तरह से वेज पेमेंट आप यहाँ पे बोल सकते हो, इसको हिंदी में दिहाड़ी वर्ड के नाम से जानते हैं हम। तो इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसमें कुछ चीजें आएंगी, कौन कौन सी है, 5 चीजें हैं। अब 5 चीजें कौन कौन सी हैं, पहला क्या आता है, द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन, अगर कोई भी कंपनसेशन है उसका जो अमाउंट जा रहा है, ठीक है, ड्यू और रिसीव्ड बाय एन एक्सेसी, एक्सेसी कौन, जो उस इनकम को जनरेट कर रहा है, जो वो वेज ले रहा है और जिसको टैक्स भरना है, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से ले रहा है, और फॉर्मर एम्प्लॉयर एट और इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, टोटल ऑफ एनी रिम्यूनरेशन, अगर उसे कोई भी रिम्यूनरेशन मिला उसका टोटल दैट एन एक्सेसी इज एंटाइटल्ड टू और रिसीव्स फॉर हिज करंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर, या तो करंट एम्प्लॉयर से ले रहा है या फिर अपने पिछले वाले एम्प्लॉयर से ले चुका है, एट द टाइम ऑफ और इन कनेक्शन विद, जब भी वो उसका कनेक्शन में था, ठीक है। हम सब जानते हैं जब हम वेजेस की बात करते हैं यानी कि डेली एक नई पेमेंट मिल रही है एक गुड्स को लेके, सर्विसेज को लेके, तो एम्प्लॉयर यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो रिसीव फ्रॉम करंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर एट द टाइम और इन कनेक्शन विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मॉडिफिकेशन, ध्यान रखना यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है एम्प्लॉयमेंट मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एनी पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड, ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाई थी कि पेमेंट ड्यू और पेमेंट रिसीव क्या होता है, ठीक है। तो दो तरह की पेमेंट होती है, एक होता है ड्यू, एक होता है एडवांस। अब पेमेंट ड्यू का मतलब आप यूं समझ सकते हो कि एक तरह से एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है कि काम करवाने तो पेमेंट करे, यानी कि काम पहले हो चुका है, पेमेंट बाद में मिलेगी। एक होता है कि पेमेंट पहले ही हमारे पास क्या हो चुकी है, एक एम्प्लॉय ने रिसीव कर लिया, काम बाद में करेगा, ठीक है। तो वो चीज होती है, तो पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड बाय एन एक्सेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, कहां से, अपने एम्प्लॉयर से और फॉर्मर एम्प्लॉयर से, फ्रॉम अ प्रोविडेंट और अदर फंड, या तो प्रोविडेंट फंड में या फिर दूसरे फंड में, टू द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस, ठीक है। और यहाँ पे हम वो सम भी एलोकेट करते हैं जो उसे किस तौर पे मिले, बोनस के तौर पे मिले ऑन सच पॉलिसी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, एनी सम रिसीव्ड बाय एन एक्सेसी अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी, मतलब किसी और तरह की बोनस मिल रही है या फिर कोई इंश्योरेंस का अमाउंट जा रहा है, ठीक है, उसके तौर पे जो सम रिसीव किया है। या फिर हो सकता है ना भाई कि मान लेते हैं कि कई बार क्या होते हैं, कुछ एम्प्लॉयर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, वो अपने एम्प्लॉय का खुद ही इंश्योरेंस करवा के चलते हैं, उसकी सैलरी को थोड़ा सा कम करके, मतलब कट करके, तो वो भी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के अंदर देखा जाएगा, क्योंकि उस इंश्योरेंस का बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिलने वाला है, एम्प्लॉय को मिलने वाला है। इसके बाद फिफ्थ और आखिरी पॉइंट क्या आता है, एनी अमाउंट वेदर इन लमसम, यानी कि कोई भी अमाउंट चाहे वो लमसम की फॉर्म में हो और अदरवाइज ड्यू टू द एक्सेसी, जो एक्सेसी को मिलेगा और रिसीव्ड बाय हिम, या फिर रिसीव कर लिया है उसने फ्रॉम एनी पर्सन, ये सब कहीं ना कहीं वेजेस के अंदर काउंट किए जाते हैं। यानी कि वेजेस भी अपने आप में एक सिंगल टर्म नहीं है, मल्टीपल टर्म्स आती हैं वेजेस के अंदर, क्योंकि वो एम्प्लॉयर पे डिपेंड करती है कि वो वेजेस के साथ अलग अलग कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, है ना। कई बार क्या होते हैं कि जो भाई एम्प्लॉयर हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, तो वो बहुत अच्छे वर्किंग कंडीशंस भी प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय को, साथ साथ अदर फैसिलिटीज जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, पीएफ, ठीक है, एंड अदर बेनिफिट्स वो भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। बहुत से केसेस में तो भाई क्वार्टर वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि घर वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उनका रेंट उन्हें ना पे करना पड़े, ठीक है। तो ये सब जो है ना बेनिफिट्स एक एम्प्लॉय को मिल सकते हैं अगर वो वेज जनरेट कर रहा है जब भी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया कि सैलरी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं और वेजेस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का जो हमारा टॉपिक कवर हो गया है, अभी इसके बारे में थोड़ा और हम डीप में जानेंगे आने वाले कंसेप्ट्स के अंदर, ठीक है, कि इनके जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकता है, मट रहा हूं बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और बात, अगर फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, किसी भी तरह का सजेशन रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।